पहले तो रेफ्रिजरेंट क्या है वो हमने समझ लिया। रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस है जो लो टेम्परेचर पर से हीट एब्सॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट करता है। तो एक वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। फिर हमने पहली कैटेगरी देखी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। उसमें पहली प्रॉपर्टी है द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए। सेकंड, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हीट एब्सॉर्ब करनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। फिर प्रॉपर्टी हमने देखी इट शुड बी लिक्विफाइड इजीली। फिर इवोपरेटर प्रेशर एंड कंडेंसर प्रेशर के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए एंड लो क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेफ्रिजरेंट। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट है तो उसके आवश्यक गुण क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं रेफ्रिजरेंट क्या है। हम पहले बात करेंगे व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। लेट मी राइट हियर व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट वर्किंग सब्सटेंस है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में काम करता है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता क्या है कि एक जगह से हीट एब्सॉर्ब करके दूसरी जगह हीट हम पुशअप करते हैं। तो लो टेम्परेचर से हीट एब्सॉर्ब होती है, ये लो टेम्परेचर है एंटिटी, वहां से हीट एब्सॉर्ब होगी और हाई टेम्परेचर पर हीट हम थ्रो करते हैं। तो एक ऐसा वर्किंग सब्सटेंस बीच में है जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। वर्किंग सब्सटेंस जो लो टेम्परेचर पर से हीट एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब, और यहां हीट रिजेक्ट करता है। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस है जो लो टेम्परेचर पर से हीट एब्सॉर्ब करेगा और उसी हीट को हाई टेम्परेचर वाली एंटिटी पर रिजेक्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अभी हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज। एक आइडियल रेफ्रिजरेंट है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आइडियल मीन्स जहां हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। तो आइडियल रेफ्रिजरेंट में प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रेफ्रिजरेंट की। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है, अगर आइडियल रेफ्रिजरेंट है तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है इट मस्ट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइडियल रेफ्रिजरेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो है, तो रेफ्रिजरेटर में हम बहुत सारी चीज रखते हैं, मिल्क भी रखते हैं, फूड आइटम भी रखते हैं, तो उसमें से वो हीट एब्सॉर्ब करेगा। और हमारा रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए कि वो तुरंत वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से उसका कंप्रेशन फर्दर कंप्रेसर में हो जाए, तो तुरंत वेपर हो जाए। उसके लिए जो हीट एब्सॉर्ब करनी है, लेटेंट हीट, तो उसकी वजह से वो तुरंत वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो, मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इमेजिन कीजिए अगर रेफ्रिजरेंट के तौर पर कोई वाटर है तो क्या होगा। हम रेफ्रिजरेंट के लिए वाटर यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहने का मतलब यहां जो चीजें रखी है, मान लो कि यहां हमारा मिल्क है और मिल्क का टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मान लो कि वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां से हीट एब्सॉर्ब करेगा
और लेकिन हीट एब्सॉर्ब करके अगर वाटर है तो वाटर का तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो कूल करने वाला सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां से सभी हीट एब्सॉर्ब करेगा तो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही रहेगा, और इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत दूर है, तो वो वो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज नहीं हो सकता। हमारा रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं, 0 से भी नीचे होना चाहिए, माइनस में। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हम समझो कि वाटर रखते हैं और वाटर को हमें कन्वर्ट करना है, रेफ्रिजरेटर में हमने वाटर रखा, उसका कन्वर्ट करना है आइस में। तो वाटर का आइस में कन्वर्ट होगा तो वो तो माइनस में चला जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाटर में से भी हीट एब्सॉर्ब करके उस हीट से बॉयल हो जाए। कहने का मतलब जो रेफ्रिजरेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही नीचे होना चाहिए, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी हीट यहां से एब्सॉर्ब की तो उस हीट की वजह से वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, और उस वेपर फॉर्म को मीन्स हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से, तो उसको आगे फर्दर कंप्रेसर में ले जा सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि हमारा जो आइडियल रेफ्रिजरेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही नीचे होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अभी बात करते हैं सेकंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सेकंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, आइडियल रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। लो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट था लो, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ही लो होना चाहिए। क्यों? तो वो भी समझते हैं। लो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स जहां फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीज होने का टेम्परेचर है वो भी बहुत ही नीचे होना चाहिए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा रेफ्रिजरेंट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो होगा क्या, जो रेफ्रिजरेंट पाइप में घूम रहा है वो फ्रीज हो जाएगा, मीन्स फ्लो ही अटक जाएगा। हमारा काम है रेफ्रिजरेटर में 2 फेज में कन्वर्ट करना, लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड। लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट करना है और फिर वेपर को लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स अगर फ्रीज हो गया तो ब्लॉक हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट जाम हो जाएगा, फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। और इसीलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है मीन्स जहां रेफ्रिजरेंट फ्रीज हो जाता है वो टेम्परेचर बहुत ही नीचे होना चाहिए। मुझे लगता है ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट लो क्यों होना चाहिए। हमें सिर्फ लिक्विड और वेपर फेज की जरूरत है, तो लिक्विड का हीट एब्सॉर्ब करके तुरंत वेपर हो जाना चाहिए और वेपर में से हीट रिजेक्ट करके फिर लिक्विड हो जाना चाहिए, फ्रीजिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द फ्लो विल बी ब्लॉक्ड। तीसरी जो प्रॉपर्टी है आइडियल रेफ्रिजरेंट की वो है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट एब्सॉर्ब करता है, लेकिन वो कौन सी हीट है, लेटेंट हीट है। सब्सटेंस में से लेटेंट हीट एब्सॉर्ब करता है। समझो कि हमने मिल्क रखा है, फूड रखा है या फ्रूट रखे हैं, तो उसमें से हीट एब्सॉर्ब करेगा और उस हीट की वजह से ये जो रेफ्रिजरेंट है उसका कन्वर्जन होगा वेपर फॉर्म में। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करने वाला रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। मान लो कि हमारे पास 2 रेफ्रिजरेंट है, एक है और हमारे रखा है यहाँ कोई फूड आइटम, और फूड आइटम में से एक जो रेफ्रिजरेंट है वो सिर्फ 20 किलो जूल हीट एब्सॉर्ब करता है, दूसरा जो है उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 50 किलो जूल है। तो कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होना चाहिए, 50 किलो जूल वाला, कि जो रेफ्रिजरेंट ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए।
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में रेफ्रिजरेंट की एक और प्रॉपर्टी है जिसको नंबर में 5 देता हूं। इट शुड बी लिक्विफाइड इजीली। इट शुड बी लिक्विफाइड इजीली। लिक्विफाइड इजीली मीन्स रेफ्रिजरेंट का लिक्विडिफिकेशन इजीली होना चाहिए, जिसकी वजह से कंटिन्यूस वो साइकिल चलता रहे, हीट एब्सॉर्ब होती रहे और क्विक हीट एब्सॉर्प्शन चलता रहे। फिफ्थ है, नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इवोपरेटर प्रेशर, मैं लिख देता हूं यहां इवोपरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो स्मॉल होना चाहिए। दैट डिफरेंस मस्ट बी स्मॉल। अगर हम डायग्राम से दिखाते हैं तो ये ऐसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एक यहां लाइन है, एक दूसरी लाइन ये है लेटेंट हीट के लिए, ऐसे एक इवोपरेटर है और दूसरा कंडेंसर प्रेशर है। तो ये इवोपरेटर प्रेशर और एक कंडेंसर प्रेशर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, दैट गैप शुड बी स्मॉल। जितना हो सके वो डिफरेंस कम होना चाहिए। एंड सेवंथ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है वो लो क्रिटिकल प्रेशर। लो क्रिटिकल प्रेशर, तो रेफ्रिजरेंट जो है उसका क्रिटिकल प्रेशर लो होना चाहिए। क्रिटिकल प्रेशर मीन्स यहां ये जो क्रिटिकल प्रेशर ये पॉइंट पर है वो जितना कम होगा उतना एडवांटेजियस रहेगा। तो ये 6 से 7 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जो आइडियल रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अभी बात करते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम अभी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। पहले बात की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, अभी है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो रेफ्रिजरेंट है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम लो होना चाहिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम पर केजी। वॉल्यूम पर केजी मीन्स जितनी स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है मीन्स ज्यादा हीट एब्सॉर्प्शन हो सकता है और यूनिट मीन्स रेफ्रिजरेंट कॉम्पैक्ट रह सकता है। तो 1 केजी के लिए कितना वॉल्यूम यूज होता है उसके बारे में बात है। मान लो कि हमारे पास 2 रेफ्रिजरेंट है, एक का स्पेसिफिक वॉल्यूम है मीन्स 1 मीटर क्यूब पर केजी और दूसरे का है 3 मीटर क्यूब पर केजी। तो 1 केजी के लिए यहां वॉल्यूम चाहिए 3 मीटर क्यूब और यहां 1 केजी के लिए चाहिए 1 मीटर क्यूब। तो जितना कम वॉल्यूम यूज होता है वो रेफ्रिजरेंट एडवांटेजियस है और वो रेफ्रिजरेंट प्रिफरेबल है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब पर केजी। 1 केजी के लिए जितना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो रेफ्रिजरेंट अच्छा माना जाएगा। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है फिजिकल, वो द रेफ्रिजरेंट मस्ट हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, हमें पता है कि हीट एब्सॉर्ब करके उसको कंडक्ट करना है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो वो रेफ्रिजरेंट के लिए अच्छा रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर क्विक हो सके और ज्यादा हो सके। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मैं लिख देता हूं, द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो लिक्विड स्पेसिफिक हीट। लो लिक्विड स्पेसिफिक हीट, लिक्विड की जब बात है तो वो लो लिक्विड स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए और हाई वेपर स्पेसिफिक हीट। हाई वेपर स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। तो एक और प्रॉपर्टी है लो लिक्विड
लेकिन हाई वेपर स्पेसिफिक हीट हमारे रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। और एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी। तो ये 4 पॉइंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है। हमने इसके पहले 6 और 7 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देख ली, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और अभी आगे बात करते हैं कई और प्रॉपर्टीज की। अभी थर्ड कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। पहले हमने देख लिया थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एक तो जो रेफ्रिजरेंट है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। आप आसानी से समझ सकते हैं, जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अगर लीक होता है और टॉक्सिक है तो इट इज हार्मफुल टू दी फूड आइटम्स एंड ह्यूमन बींग, तो वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। सेकंड है, इट शुड हैव नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, फायर का डर नहीं रहना चाहिए, फायर का रिस्क नहीं होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल। नहीं तो अगर कहीं लीकेज है तो तुरंत वो फायर कैचअप कर लेगा और जान हानि हो सकती है। तो रेफ्रिजरेंट शुड हैव नॉन फ्लेमेबल। फिर ये जो रेफ्रिजरेंट है वो नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, नॉन एक्सप्लोजिव। अगर कहीं बम जैसा धड़ाका हो जाए तो वो प्रिफरेबल नहीं है। नॉन एक्सप्लोजिव मीन्स केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा होना चाहिए कि वो रेफ्रिजरेंट नॉन एक्सप्लोजिव हो, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं। फिर ये जो रेफ्रिजरेंट है वो नॉन करोजिव होना चाहिए, नॉन करोजिव, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूसली पाइप में घूमता रहता है। अगर करोजिव नेचर है तो करोजन लगेगा पाइप में, फिर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, पाइप डैमेज होगी। तो ये सभी रीजन की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो नॉन करोजिव होना चाहिए नेचर में। एक और केमिकल प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। रेफ्रिजरेंट जो है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो कहीं शॉक लगे ऐसा कोई रिस्क ना रहे। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, कहीं मिस करंट फ्लो ना हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेंजर ना हो, इसलिए एक ये प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ कई और भी प्रॉपर्टीज है रेफ्रिजरेंट की जो डिजायरेबल है। अदर प्रॉपर्टीज कैटेगरी में मैं लिख सकता हूं। अदर प्रॉपर्टीज में एक तो सबसे बड़ा रीजन, जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वो चीप होना चाहिए। कॉस्टिंग वाइज इट शुड हैव लो कॉस्ट, नहीं तो हमारा रेफ्रिजरेटर की प्राइस 15,000 या 20,000 है और साथ में रेफ्रिजरेंट घूमने वाला है वो 10,000 का मिल रहा है, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम गैस कहते हैं, वो चीप होना चाहिए, पहली। सेकंड डिजायरेबल प्रॉपर्टी है इजी टू डिटेक्ट, इजी टू डिटेक्ट। जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है उसको अगर कोई फॉल्ट है, कोई एरर है, तो डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी कैन इजीली डिटेक्ट दैट रेफ्रिजरेंट फॉल्ट, तो इजी टू डिटेक्ट होना चाहिए। फिर ये रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर में रखे हुए जो भी आइटम्स है, फूड आइटम्स है और भी जो है, उसका कोई कलर चेंज ना हो, कोई टेस्ट में बदलाव ना हो, वैसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। मीन्स इट शुड नॉट इफेक्ट ऑन कलर एंड टेस्ट ऑफ द आइटम्स। तो कलर में कोई बदलाव ना हो, टेस्ट में कोई चेंज ना आना चाहिए, ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज करना चाहिए। एंड एक और है, जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं उसका जीरो इम्पैक्ट और नो इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर, नो इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर। ओजोन का जो लेयर है उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अदर कैटेगरीज में रीजन है वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है रेफ्रिजरेंट की। मुझे लगता है ये सभी प्रॉपर्टीज आपको कैटेगरी वाइज समझ में आई होगी।
तो स्टूडेंट्स एट लास्ट हम क्विकली रिवाइज कर दे क्या क्या हमने डिस्कशन किया। पहले तो रेफ्रिजरेंट क्या है वो हमने समझ लिया। रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस है जो लो टेम्परेचर पर से हीट एब्सॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट करता है। तो एक वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। फिर हमने पहली कैटेगरी देखी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। उसमें पहली प्रॉपर्टी है द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए। सेकंड, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हीट एब्सॉर्ब करनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। फिर प्रॉपर्टी हमने देखी इट शुड बी लिक्विफाइड इजीली। फिर इवोपरेटर प्रेशर एंड कंडेंसर प्रेशर के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए एंड लो क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लो लिक्विड स्पेसिफिक हीट एंड हाई वेपर स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। फिर हम लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव, नॉन करोजिव एंड रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। और अदर प्रॉपर्टीज में चीप होना चाहिए, इजी टू डिटेक्ट होना चाहिए, कलर और टेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आनी चाहिए एंड देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दी ओजोन लेयर। तो ये सभी पॉइंट्स रेफ्रिजरेंट के बारे में जो आज डिस्कस किए वो सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।